मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में आई मूवी लापता लेडीज को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दीपक नाम का एक लड़का फूल नाम के एक लड़की से शादी करके अपने घर जा रहा होता है। फूल ने पूरा घूंघट ओढ़ रखा था क्योंकि शादी के बाद लड़की को घूंघट में ही रहना होता है। वो ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ पहले से ही दो लोग बैठे थे जिनकी नई नई शादी हुई थी और दुल्हन के कपड़े बिल्कुल सेम थे फूल के जैसे। रात में दीपक देखता है कि उसका स्टेशन आ गया है तो वो जल्दी जल्दी फूल को नीचे उतारता है। फूल नीचे उतर के थोड़ा सोचती है कि दीपक के साथ जाए या ना जाए, पर वो फिर उसी के साथ चल देती है। दीपक के दोस्तों ने बैंड बाजे का इंतजाम कर रखा था तो बढ़िया नाचते गाते वो घर पहुंचते हैं। अब दीपक की माँ फूल की आरती उतारने जा रही थी तो उसे अपना घूंघट ऊपर करने बोलती हैं। फूल जैसे ही अपना घूंघट ऊपर करती है सब हक्का बक्का रह जाते हैं क्योंकि वो फूल नहीं कोई और ही लड़की थी। दीपक को याद आता है ट्रेन में तो और भी दुल्हनें बैठी हुई थी तो शायद वहीं पर अदला बदली हो गई। दीपक के बाबूजी उस पर खूब गुस्साते हैं कि तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि तुम किसी और को लेके आ रहे हो। तभी लड़की कहती है इस तंबू जैसे घूंघट के पार ना तो लेडीज का शक्ल दिखता है और ना लेडीज को जूते के अलावा कुछ और दिखता है। पति नया जूता भी नया, कैसे पहचानते हम कि कौन है? जो ट्रेन में रह गई है वो भी घूंघट में है तो उसे तो पता ही नहीं होगा कि ये उतर चुके हैं। पिता के पूछने पर लड़की अपना नाम पुष्पा बताती है। पति का नाम पूछने पर माँ कहती है धत, कोई पत्नी अपने पति का नाम थोड़ी लेती है। पर पुष्पा अपने पति का नाम ले लेती है जो कि था पंकज। वो बताती है उसका ससुराल छत्तीसगढ़ में है जो कि काफी दूर था। उसे ये भी नहीं याद था कि कौन से स्टेशन से उसने ट्रेन पकड़ी। घर का एक नंबर बताती है ताकि घर में कांटेक्ट हो सके। उधर ट्रेन पतीला स्टेशन पर रुकती है तो फूल वहीं उतर जाती है पर उसे दीपक कहीं भी दिखाई नहीं देता। पुष्पा प्रदीप की बीवी थी पर वो उसे जया कहकर पुकार रहा था तो वो उसे ढूंढ रहा होता है पर कहीं मिल ही नहीं रही थी तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रदीप देखता है ये लड़की तो शायद खो गई है तो वो फूल की मदद करने के लिए कहता है पर उसके कहने के तरीके में ठरक भरी थी तो फूल वहां से भाग जाती है। अब सोचने वाली बात ये थी कि पुष्पा का नाम जब जया है तो उसने अपना और अपने पति का नाम गलत क्यों बताया? प्रदीप के परिवार को जया की चिंता नहीं थी बल्कि उसने जो 15 तोले सोने का जेवर पहन रखा था उसकी चिंता थी। उधर दीपक पहुंच जाता है रेलवे स्टेशन फूल को ढूंढने पर उसे वो कहाँ ही मिलनी थी। प्रदीप के यार दोस्त जया को ढूंढते हैं पर वो मिलती नहीं तो प्रदीप कहता है कि भाड़ में जाए, अगर कल तक नहीं मिली तो थाने में और उसके मायके में खबर भेज देंगे। और वैसे भी दहेज का फटफटिया तो आ ही चुका है तो क्या दिक्कत, अब चलो डॉली के घर चलते हैं, सुहागरात भी तो मनानी है ना। तो प्रदीप कुछ इस तरह का इंसान था कि वो बीवी ब्याह के नहीं लाया था बल्कि एक औरत को ही घर लेके आया था अपने बंधन में बांध के, जिसके होने न होने से उसे कोई मतलब नहीं था। रात में पुष्पा चुपके से बाहर आती है और अपने बैग में से एक फोन निकाल के उसका सिम जला के फेंक देती है। कुछ तो गड़बड़ कर रही थी ये लड़की जो कि आपको आगे ही पता चलेगा। अनजान जगह, सुनसान स्टेशन और पहचान का कोई भी नहीं तो फूल डर के मारे पूरी रात स्टेशन के बाथरूम में बिताती है। फूल को स्टेशन में छोटू और अब्दुल नाम के दो लोग मिलते हैं जो कि मदद करने का कहकर उसे स्टेशन मास्टर के पास ले जाते हैं। फूल के ससुराल का नाम सूरजमुखी था लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था कि क्या नाम है, बस इतना पता था कि किसी फूल के नाम से है। वो पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत खराब होता है तो वहां ना जाना ही बेहतर है। उसका मायका था गंगापुर में लेकिन गंगापुर बहुत सारे थे तो उसे पता ही नहीं था कि कौन से गंगापुर में रहती है वो। अब दीपक पुलिस स्टेशन जा रहा होता है रपट लिखाने तो पुष्पा को भी साथ चलने कहता है पर वो मना कर देती है ये कहकर कि हमको डर लगता है। दीपक कहता है हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं, तुम चिंता मत करो, फूल मिले ना मिले हम तुमको सही ठिकाने पहुंचा के रहेंगे। थानेदार श्याम मनोहर घूसखोर टाइप के पुलिस वाले थे, वो पैसे ले दे के ही मामला सुलटाते थे। दीपक बताता है 27 तारीख को गंगापुर की रहने वाली फूल से हमारी शादी हुई थी। शादी के अगले ही सुबह हमारी पूरी फैमिली घर वापस लौट गई लेकिन हम वहीं रुके क्योंकि फूल के नाना नानी का आखिरी मन्नत था कि फूल की शादी पे उसके कुल देवी को भोग चढ़ाना था। अब जिसको हम घर लेके आए वो फूल नहीं थी, पुष्पा थी, किसी और की पत्नी। दीपक के पास फूल की फोटो के नाम पर घूंघट वाली फोटो
फोटो थी जिसमें उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था। वो बताता है रास्ते में हमने उसके सारे जेवर उतार लिए थे इस डर से कि कहीं चोरी ना हो जाए, और जो घर आई है वो ठीक ठाक जेवर पहने हुए थी। उसने जो अपने घर का फोन नंबर दिया है वो हर बार गलत जगह लग जा रहा है। पुलिस ऑफिसर श्याम उनसे भी घूस लेते हुए कहते हैं हम ढूंढाई शुरू करते हैं, लेकिन कल पुष्पा को भी तुम साथ लेके आना। छोटू फूल को मंजू माई के पास ले जाता है जो कि स्टेशन में चाय की दुकान लगाती थी। मायके का पता चल भी जाए तो भी फूल वापस नहीं जाना चाहती थी, ये सोच के कि बहुत बदनामी होगी हमारी, सब सोचेंगे कि हम में ही कोई दोष होगा, इसीलिए पति स्टेशन पर छोड़ आए। मंजू माई का स्वभाव थोड़ा खड़ूस टाइप का था, सब उनसे डरते थे। वो कहती हैं गांव के बारे में घर जाके सोचना, पहले खोज खाज के मायके चली जाओ। फूल कहती है भले घर की बहू बेटी बिना पति के मायके नहीं जाती। मंजू माई कहती हैं तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, इस देश में लड़की लोग के साथ हजारों सालों से फ्रॉड चल रहा है, उस फ्रॉड का नाम है भले घर की बहू बेटी। फूल कहती है हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, हमको बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है, बहुत अच्छा बनाया गया हमको। मंजू माई कहती हैं तुमको जिस घर में पूरी जिंदगी बितानी है उस घर का पता ही नहीं मालूम, तुम्हारी अम्मा ने तुमको अच्छा नहीं बनाया है, बुड़बक बनाया है। फूल कहती है हम बुड़बक नहीं है, हमको घर का सब काम आता है। मंजू माई कहती हैं घर जाने आता है क्या? नहीं ना, बुड़बक होना शर्म की बात नहीं है, बुड़बक होने पर गर्व करना ये शर्म की बात है। पुष्पा सुबह सुबह मंदिर गई थी और फिर 5 घंटे बाद वापस आई तो सबको लगा कि कहीं चली गई थी, पर वापस आ गई तो सबको तसल्ली होती है कि आ गई, वरना लोग बोलते हैं कि एक ही दिन में 2 लड़की खुआ दिए। प्रदीप ने जया के खोने की रिपोर्ट लिखा दी थी तो वही रिपोर्ट आसपास के थाने में दे दी जाती है, तो श्याम के पास भी वो रिपोर्ट आती है तो उसे शक होता है कि कहीं पुष्पा ही तो जया नहीं। रात होने पर पुष्पा फिर से छुप छुपा के बाहर जाती है और फोन में एक नया सिम लगाती है, तो अब समझ में आया कि क्यों वो 5 घंटे से गायब थी मंदिर जाने के बहाने। मंजू माई को लग रहा था कि फूल का सारा गहना उतरवा लिया तो अब उसका पति वापस नहीं आने वाला, वो निकल चुका है, पर फूल को यकीन था कि दीपक उसे ढूंढ ही रहा होगा और कभी न कभी उसे खोज ही लेगा। मंजू माई फूल को अपने ही दुकान में काम करने का काम दे देती है। दीपक की भाभी पूनम अपने पति को अपने बच्चे का नाम कहकर पुकारती थी, जैसे बबलू के पापा। तो पुष्पा पूछती है कि आप उनका नाम क्यों नहीं लेती, तो पूनम कहती है पति का नाम नहीं लिया जाता। पुष्पा कहती है कि जब अच्छा खासा नाम रखा है तो एजी ओजी काहे करना। पुष्पा को ख्याल आता है कि उसके हाथ में तो उसके नाम का टैटू गुदा है। अब दीपक उसे थाने ले जाता है तो पुष्पा अपना नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, पति का नाम सब कुछ झूठ बताती है। जो रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा था कि हाथ में जया नाम गुदवाया है, तो श्याम हाथ दिखाने को कहता है। पुष्पा ने जया को श्रेया कर लिया था। श्याम पूछता कि नाम जब पुष्पा है तो श्रेया काहे गुदवाई। पुष्पा कहती बचपन में हमारे दादा हमको श्रेया कहकर बुलाते थे इसलिए ये नाम गुदवाया। श्याम उसकी फोटो खिंचाने की बात करता है तो पुष्पा घूंघट ओढ़ लेती है, ये कहते हुए कि घूंघट के बिना फोटो खिंचवाएंगे तो बदनामी होगी। पुष्पा जाने लगती है तो श्याम अचानक जया कहकर पुकारता है तो पुष्पा पलट जाती है, जिससे कि श्याम को समझ आ जाता है कि यही जया है। मंजू माई फूल को अपने घर लेके चली जाती हैं, जहां वो अकेले रहती थी। फूल के पूछने पर वो बताती हैं कि मैंने मर्द बेटा सबको भगा दिया, मर्द बैठ के हमारी कमाई खाता था, ऊपर से दारू पी के हमको ही मारता था, कहता था जो प्यार करते हैं उसको मारने का हक होता है। एक दिन हम भी एक घुमा के हक जता दिए। फूल कहते कि हम आपकी दुकान के लिए कोई मिठाई बना देते हैं बेचने के लिए। मंजू माई कहती रसोई पराया है, ठीक से बना पाओगी। फूल कहते कि पराई रसोई को अपना बनाना यही चीज तो सिखाई है हमारी अम्मा। मंजू माई की दुकान में एक आदमी आता था जो कि 2 समोसे लेके 4 बार चटनी लेता था, तो वो उसे खूब डांटती थी। फूल ने कलाकंद मिठाई बनाई थी तो मंजू माई खुद ही उस आदमी को 2 चम्मच मिठाई देती हैं खाने के लिए। फूल कहती पहले आप तो स्वाद चखिए, तो माई कहती मुंह मीठा करने के लिए हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ खास है नहीं तो क्या ही खाएं। अब श्याम और उसका जूनियर पुलिस ऑफिसर पुष्पा पर नजर रखना शुरू कर देते हैं कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है। वो देखते हैं कि पुष्पा के पास मोबाइल है और वो मंदिर इसलिए जाती थी क्योंकि वहीं पर नेटवर्क सही आता था। दीपक एक दुकानदार के पास जाता है फोटो लेके पूछने कि उसकी बीवी को कहीं देखा है क्या। फोटो वही थी जिसमें लंबा सा घूंघट था, तो दुकानदार कहता कि चेहरा ही तो सब कुछ होता है और इसमें चेहरा ही ढका हुआ है, चेहरा ढक देना मतलब पहचान ढक देना। इतने में उसकी बीवी आती है जो कि पूरा ऊपर से नीचे तक ढकी हुई थी बुरखे से, मतलब दिया
तले अंधेरा वाला हाल था इन भाई साहब का। दीपक का एक गुंजन नाम का दोस्त था जिससे कि पुष्पा की थोड़ी बहुत बातचीत होती है। इसी बीच बाबूजी गुंजन से कहते हैं कि कीटनाशक डलवा दो, फसल में कीड़े हो रहे हैं। पुष्पा आइडिया देती है कि स्टिकी ट्रैप लगाओ, कीटनाशक कीड़ा तो मारेगा ही पर फसल भी खराब कर देगा। एक बोर्ड लो और उसे पीला रंग में रंग दो और फिर उस पर गोंद लगा के खेत में लगा दो तो सारे कीड़े उसी में चिपक जाएंगे, क्योंकि कीड़े पीले रंग से आकर्षित होते हैं। सब हैरान थे कि इसको खेती के बारे में इतना कैसे पता। तो पुष्पा कहती है मेरे बाबूजी की बहुत खेती है इसलिए हमें सब पता है। पुष्पा को पूनम के पति का स्केच फोटो मिलता है जो कि पूनम ने खुद बनाया था। पूनम के पास इतनी अच्छी कला थी पर उसे उसकी ना तो कदर थी ना ही उसका महत्व पता था। उसे लगता था कि ये तो अपने आप ही आ जाती है, उसमें क्या। पुष्पा समझाती है कि अगर ये कला अपने आप आती तो सबको आ जाती ना। कला सरस्वती देती है और देवी माँ कोई फिजूल चीज थोड़ी देंगी। पुष्पा और गुंजन के बीच काफी बनने लगी थी तो उसकी जासूसी कर रहे श्याम को लगता है कि अब ये नया लड़का फंसा रही है अपने जाल में। जूनियर ऑफिसर बताता है कि ये किसी हेमा त्रिपाठी को 5 बार 5-5 हजार का मनी ऑर्डर भेज चुकी है। फूल हमेशा घर में रही और घर में जो काम थे वही सब सिखाया गया। अब जब बाहर काम किया तो उसे समझ आया कि वो तो ये काम भी कर सकती है, तो फिर घर वाले इतना लाचार क्यों बना देते हैं, क्यों हम लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता। मंजू माई कहते हैं कि शायद डर के मारे। औरत अनाज उगा भी सकती है, पका भी सकती है, बच्चा पैदा भी कर सकती है, बड़ा भी कर सकती है। देखा जाए तो औरतों को मर्दों की कोई खास जरूरत है नहीं, पर ये बात अगर औरतों को पता चल गई तो मर्द बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। अब समझ में आया कि क्या फ्रॉड चल रहा है। रात में पुष्पा सब सामान लेके घर से भाग रही होती है, लेकिन तभी वो दीपक की हालत देखती है कि कैसे वो फूल को पाने के लिए तड़प रहा है, तो फिर वो भागने का प्लान कैंसिल कर देती है। मंजू माई फूल को उसके हाथ में उसकी मेहनत का पैसा पकड़ाती हैं, जिसे पाकर फूल बहुत खुश होती है क्योंकि उसे पहली बार एहसास हो रहा था मेहनत करके कमाई करने का। पतीला थाने से पुष्पा की फोटो आ जाती है तो अब कंफर्म हो जाता है कि पुष्पा ही जया है, तो श्याम उसे गिरफ्तार कर लेता है। वो सबको बताता है कि ये लड़की चोर है जो कि लड़कों को फंसाती है और फिर घर लूट के भाग जाती है। जया कुछ बताने की कोशिश करती है पर दीपक उसे चोर मान चुका था क्योंकि उसने कई झूठ बोले थे, तो उसके लिए उस पर यकीन करना अब मुश्किल ही था। थोड़ी देर बाद गुंजन आकर कहता है कि पुष्पा गलत नहीं है, वो तो फूल को ढूंढने में मदद कर रही थी। वो एक मिसिंग पोस्टर दिखाता है जिसमें फूल का स्केच बना था। पूनम बताती है कि ये तो हमने ही बनाया था पुष्पा के कहने पर। गुंजन कहता है कि पुष्पा ने हमसे ये पोस्टर छपवाया और हर जगह लगवाया ताकि फूल भाभी हमें मिल जाएं। वो मिसिंग पोस्टर फूल के पास भी पहुंच जाता है, जिसे देख उसके आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं कि दीपक उसे ढूंढने में लगा है। वो लोग पोस्टर पर लिखे नंबर पे कॉल करते हैं पर कोई उठा ही नहीं रहा था। वो नंबर पुष्पा का था जो कि फोन अब श्याम के पास जमा था। अब तो गांव कौन सा है ये भी पता चल गया था, तो सभी लोग फूल को अच्छे से विदा करके उसके गांव जाने वाली ट्रेन में उसे बैठा देते हैं। दीपक सारी बात श्याम को बताता है तो अब जया को मौका दिया जाता है अपना पक्ष रखने का। जया बताती है कि उसकी शादी तय हो गई थी पर वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपनी माँ से कहती है कि हम 800 लड़के और 86 लड़कियों में अव्वल आए हैं और हम अब खेती बाड़ी की पढ़ाई करना चाहते हैं, देहरादून जाके कोर्स करना चाहते हैं हम। अम्मा कहती अच्छे घर का लड़का है, अमीर है, प्रेम से बात करोगी तो शायद पढ़ने भी दे, और अगर नहीं तो तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। अगले हफ्ते भर में तुम्हारी डोली ना उठी तो हमारी अर्थी उठेगी, जान लो ये। जया परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे, अब तो उसे मजबूरन शादी करनी ही पड़ेगी। शादी के वक्त हमें रिश्तेदारों से पता चला कि बच्चा ना होने के कारण प्रदीप की पहली बीवी जल के मर गई। अब जल गई या जलाई गई भगवान जाने। दहेज में 10,000 कम था तो सबके सामने हमारी माँ को गाली दे दिया। अब ऐसा आदमी हमको आगे कहाँ पढ़ने देता। जूनियर ऑफिसर कहता कि इतना ही था तो शादी के पहले भाग लेती, शादी के दिन भाग लेती, ट्रेन से भागने की क्या जरूरत थी। जया कहती है कि भागने का तो सोचा ही नहीं था, हम तो घूंघट ओढ़कर अपनी किस्मत से समझौता कर दिए थे, तभी ये हमारा हाथ पकड़े और हमको रेलगाड़ी से उतार लिए। अब किस्मत इतना बड़ा इशारा कर रही है, हम वापस कैसे मुड़ जाते हैं। हेमा त्रिपाठी हमारी बड़ी बहन है, कंगन बेचकर मनी ऑर्डर भेजा उनको ताकि वो मेरे कोर्स और हॉस्टल की फीस भर सकें। कल रात की बस थी मेरी देहरादून की पर गए नहीं। दीपक कहता इतना झूठ बोला तो एक बार सच ही बोल देती। जया कहती कि अगर सच बता देते तो आप हमें अकेले रहने देते क्या। हम अपनी सगी माँ से विनती किए तब तो वो मानी नहीं, तो आप क्या ही सुनते। हमको एक हफ्ता चुप रहना था बस, लेकिन ये पूरी दुनिया हमें घर पहुँचाने में लग गई। हम चुराए हैं तो बस वो एक मौका चुराए हैं अपनी जिंदगी से। यहाँ से निकल ही रहे थे लेकिन दीपक की
हालत देखी तो हम रुक गए और फिर फूल का पोस्टर बनवाया ताकि फूल मिल जाए और सब सही हो जाए। श्याम जया का फोन देखता है तो उसमें 12 मिस कॉल पड़ी हुई थी, तो फोन करने पर पता चल जाता है कि फूल कहाँ है। श्याम दीपक को तो जाने देता है लेकिन जया को नहीं छोड़ता क्योंकि उसका पति प्रदीप आ रहा था उसे लेने के लिए। प्रदीप आता है और सबसे पहले श्याम को घूस देता है ताकि वो ये केस खत्म करे और श्याम ऐसा ही करता है। जया को बाहर लाया जाता है तो प्रदीप उस पर गुस्साते हुए उसे खींच के एक थप्पड़ मार देता है, पर वहां मौजूद कोई कुछ नहीं करता। प्रदीप उसे लेकर जाने लगता है तो श्याम कहता कि एक केस तो खत्म हो गया लेकिन अब दूसरा केस चालू होगा। खून पोंछने के लिए वो जया को रुमाल पकड़ाते हुए कहता कि मैडम बालिक हैं तो तुम उसे जबरदस्ती लेके नहीं जा सकते। ये जो तुमने थाने में दहेज लेने की बात, औरत पर हाथ उठाने का हिम्मत, डराना धमकाना, ये अपराध है प्रदीप बाबू। अगर ये फिजिकल अब्यूज और दहेज का केस दर्ज करा दे तो हम आपको तुरंत अंदर कर सकते हैं। वो जो तुम्हारा पहली बीवी का केस है फिर वो भी खुलेगा और जांच होगी कि वो जली थी या जलाई गई थी। प्रदीप तुरंत वहां से खिसक लेता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि श्याम जया के साथ है, उसके नहीं। श्याम ने भले घूस ले लेके कई गलत काम किए हों पर इस बार वो सही काम कर गया। श्याम जया को उसके जेवर लौटाते हुए कहता है कि अच्छे से पढ़ाई करना। दीपक दौड़ते भागते स्टेशन पहुंचता है तो वहां उसे उसकी फूल मिल ही जाती है। दोनों एक दूसरे को पाकर खुशी से फूले नहीं समाते और गले से लगा एक दूसरे को जकड़ लेते हैं। दीपक उसे घर ले जाता है तो पूरा परिवार भी उसे देख खुश हो जाता है कि चलो घर की असली बहू घर आ गई। फूल के घर पहुंचने की खबर मंजू माई तक भी पहुंच जाती है तो उनके आंखों में भी खुशी के आंसू होते हैं। आज वो मिठाई खाती हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ था कि वो अपना मुंह मीठा कर सकें। अब हम देखते हैं कि जया देहरादून जा रही है पढ़ाई करने के लिए और सब उसे छोड़ने आए हैं। जया सभी को खुशी खुशी अलविदा कह के दोबारा वापस आने का वादा करके निकल जाती है अपने सपनों को पूरा करने। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने देखी एक ऐसी कहानी जहां हमें एक बहुत ही खूबसूरत कहानी दिखाई गई जिसमें बताया गया कि औरत का महत्व क्या होता है और कैसे वो जूझ रही है उस चीज को करने के लिए जो कि उसका हक है, उसका अधिकार है, पर उसे अपना हक मांगना पड़ता है। अपना हक मांगने पर सब यही सोच लेते हैं कि लड़की तो बिगड़ गई है, अब इसको बाहर जाना है, पढ़ना है, काम करना है। ये सारी चीजें बेसिक हैं जो कि कोई भी कर सकता है, पर लड़कियों को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं ये सभी चीजें करने के लिए। पहले घर वालों को मनाओ, फिर शादी हो जाए तो पति और उसके खानदान को मनाओ। अगर लड़की पढ़ना चाहती है, काम करना चाहती है, घर की जिम्मेदारी वो उठाना चाहती है तो इसमें दिक्कत ही क्या है। माँ बाप तो यही चाहते हैं ना कि उनका बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा बने। बेटी भी बन सकती है तो क्या गम है। बेटा तो सिर्फ कमा के लाएगा क्योंकि बाकी और कुछ तो आपने सिखाया नहीं और ना ही वो करेगा, लेकिन बेटी आपको कमा के भी देगी और बना के खिला भी देगी। बेटी को तो सारे काम आते हैं, वो घर भी संभाल लेती है और बाहर काम भी कर लेती है, तो एक हिसाब से वो मर्द से ज्यादा ताकतवर होती है। अब अगर शादी हो जाती है तो जैसे आपकी बेटी किसी और के माँ बाप की सेवा करेगी वैसे ही आप अपनी बहू को भी मौका दें कि वो भी आपकी सेवा करे। बेटा बहू मिलके काम करें और मिलके घर चलाएं तो इसमें क्या बुराई है। दिक्कत बस ये आ जाती है कि जब आजादी दी जाती है पढ़ने की तो पढ़ाई न करके बाकी सब किया जाता है, तो वहीं सब मामला गड़बड़ा जाता है। ये काम लड़के भी करते हैं तो ये बात उन पर भी लागू होती है। जब आजादी मिली है तो उसको जियो भी और काम में भी लाओ। सिर्फ जी के अय्याशी करके बर्बाद ना करो, फिर चाहे लड़का हो या लड़की। वैसे घर पे रहने वाला भी खुश नहीं है, बाहर जाने वाला भी खुश नहीं है। जो घर में है उसे चाहिए आजादी बाहर काम करने की, और जो काम कर रहा है उसे चाहिए कि कोई उसे अपने घर में रख ले और खिलाए पिलाए बढ़िया। तो इतना जो आजादी की लड़ाई चल रही है वो कभी कभी समझ नहीं आती, क्योंकि काम करके बस पैसे ही कमाए जाते हैं। एक टाइम पे आपका पैशन भी जॉब बन जाता है, तो सब कुछ मोह माया है। पर अब इंसान क्या करे, कुछ ना कुछ करते रहना है खुद को ये समझाने के लिए कि हमारे पास मकसद है कोई जिसे पूरा करना है। तो हम लड़ते रहते हैं, कभी काम से आजादी पाने के लिए या काम करने की आजादी के लिए। फिल्म में घूंघट की बात बहुत हुई है। घूंघट के चलते बीवी ही बदल गई थी। घूंघट के बिना फूल की एक भी फोटो ही नहीं थी, जिसके चलते उसे ढूंढना और भी मुश्किल हो गया था। ये बात बिल्कुल सही है कि असल में भी इतने लंबे लंबे घूंघट लिए जाते हैं। मैंने भी अपने घर की एक फैमिली फोटो में किसी को देखा है जिसने घूंघट के साथ फोटो खिंचाई थी, तो ये भी एकदम रियलिस्टिक बात है। मैं जब देखता हूँ किसी औरत को हिजाब पहने या लंबा घूंघट डाले तो यही मन में आता है कि इन्हें घुटन नहीं होती क्या। जब आंखें भी ढकी रहती हैं तो इन्हें दिखता
कैसे है और इनके लिए तो दुनिया धुंधली सी हो जाती होगी। कुछ लोगों को ये परेशानी हुई कि फिल्म में सिर्फ घूंघट की ही बात करी गई है, हिजाब या बुरखे की क्यों नहीं की गई, इसका दिखाया उसका क्यों नहीं दिखाया, उसको क्यों कुछ नहीं कहा। ये कंपैरिजन करने वाले लोगों की ही बुद्धि खराब होती है और ये वही लोग होते हैं जिनके लिए ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं। फिल्म में क्या है क्या नहीं, क्या मैसेज दे रही है, ये समझना ही नहीं है, बस अपना एजेंडा घुसा देना है। ये क्यों जरूरी हो गया है कि ये दिखाया है तो वो भी दिखाओ। एक कहानी सोची जाती है और कहानी के हिसाब से उसमें किरदार लिखे जाते हैं। अब फिल्म में ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एक दुनिया ऐसे दिखाओ जिसमें मुस्लिम्स हैं और एक दुनिया ऐसी जहां सिर्फ हिंदू हैं, या दो अलग अलग मूवी बनाओ जिसमें एक में घूंघट की बात हो और एक में हिजाब या बुरखे की बात हो। फिल्म में प्रॉपर एक सीन दिखाया गया है जब दीपक फूल को ढूंढ रहा होता है और वो पहुंच जाता है एक चाचा के पास जो चेहरे को ढकने को पहचान ढकना कहते हैं, पर उनकी खुद की बीवी का चेहरा क्या पूरा शरीर ढका होता है। तो अगर वाकई में फिल्म मेकर्स को दूसरे धर्म का कुछ भी ना दिखाना होता तो ये सीन भी नहीं रखते, पर ये सीन फिल्म में है। तो इसका मतलब वो ये भी बताना चाह रहा है कि एक पर्टिकुलर धर्म में नहीं बल्कि हर धर्म में औरतों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। घूंघट या बुर्का पहनने की मेन वजह यही दी जाती है कि इससे औरत की इज्जत ढकी रहती है और मर्द उन पर गंदी नजर नहीं डालते। अगर मर्द की ही नजर गंदी है तो उनको घूंघट या बुर्का पहनाने का चलन क्यों नहीं चला। अब भाई कोई जुर्म करता है तो जुर्म करने वाले को जेल में डाला जाता है, उसे थोड़ी जिसके साथ जुर्म हुआ है। अब मर्द गंदी नजर से देख रहा है तो उसकी आंखें ढको, उसको पर्दा करने बोलो। औरत पर अत्याचार होना, उनके सपनों को तोड़ना, उनकी आजादी छीनना, ये हर धर्म हर जाति में होता है। इसका धर्म या जाति से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म या जाति ये सब नहीं सिखाती। इंसान की नीयत, इंसान का रवैया, इंसान की सोच खराब होती है, धर्म या जाति नहीं। तो पहले समझो कि बताया क्या जा रहा है, फिर विचार करो उस पर। ऐसे हर फिल्म में हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढने से काम नहीं चलेगा, फिल्म को समझना भी सीखिए। मुस्लिम लोग भी कमेंट करेंगे कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, और हिंदू भी करेंगे। अब जो बोलेंगे शायद उनके यहाँ नहीं होता होगा, पर कई परिवारों में होता है ऐसा, तो ये फिल्म उनके ऊपर है। इसका दिखाया उसका नहीं दिखाया ये बोल के आप बस गलतियां छुपाना चाहते हो। आप मान लो कि ये चीजें गलत हैं तो हैं, सुधार की जरूरत है तो है। इस बात से आप भाग नहीं सकते, नकार नहीं सकते, छुप नहीं सकते। जब वाकई में ये सब चीजें होना बंद हो जाएं, तब आप कहिएगा कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, फिर क्यों दिखाया जा रहा है इस तरह से। तब शायद आपकी बात कोई सुन भी ले। फिल्म की कहानी बहुत ही ज्यादा सिंपल और दिल को छू जाने वाली है। सब कुछ बहुत नेचुरल सा लग रहा था, बस एक चीज मेरे मन में खटक रही थी, पति का नाम नहीं लिया जाता। इस बात को बहुत ज्यादा खींचा गया है। जब जरूरत होती है तो नाम ले लिया जाता है, इतना भी नहीं होता जितना फिल्म में दिखाया है। चिंटू के पापा, इसके पापा, उसके पापा कह के पुकारा जाता है, पर अगर कहीं जरूरत हो नाम बोलने की तो बोल दिया जाता है। नाम ना बोलने की कसम थोड़ी खाई होती है। बाकी फिल्म में हंसी मजाक है, ड्रामा है, इमोशंस भी हैं जो कि आपको भी इमोशनल कर दें, और प्यारी सी एंडिंग है एक सोशल मैसेज के साथ। तो ये एक बढ़िया फिल्म है जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए भयंकर स्पेशल इफेक्ट्स, आइटम सॉन्ग्स, जिस पर कभी विश्वास न हो सके ऐसी कहानी, खूब सारा बेवजह का एक्शन नहीं चाहिए होता है। और ये फिल्म इस बात को सही साबित करने के लिए एज ए एग्जाम्पल बताई जा सकती है। फिल्म में एक डायलॉग है कि हम औरतें किसी की ननद या देवरानी या जेठानी तो बन जाते हैं, पर कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन पाते। ये बात बिल्कुल सच है कि एक ही परिवार में रहने वाली महिलाओं की अपने में ही नहीं बनती और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने या बुराई करने में लगी रहती हैं। अगर महिलाओं के बीच सब समझौता हो जाए तो आधी समस्या तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। कई बार औरत ही औरत का साथ नहीं देती, तो फिर औरत कैसे आगे बढ़े। पहले आपस में यूनिटी आ जाए, फिर शायद और कुछ हो पाए। अब एक्टिंग की बात करें तो जितने भी कलाकार इस फिल्म में मौजूद हैं, सबका काम बेहतरीन देखने को मिला। ऐसा फील होता है जैसे सब एकदम असल जिंदगी के किरदार हों। रवि किशन जी का किरदार मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। अब वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि